आ, आज मैं मुखातिब हूँ रीवा संभाग की दूसरी लेकिन महिलाओं में पहली फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैंडराइटिंग और सिग्नेचर विशेषज्ञ सरीना सिद्दीकी से, जो कि सिंगरौली के लिए गौरव की बात है कि इनका निवास सिंगरौली में है, यहाँ की मूलतः निवासी है। सरीना जी, सबसे पहले आप अपने परिचय के साथ यह बताएं कि फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। मेरा नाम सरीना सिद्दीकी है। मेरा होम टाउन सिंगरौली बैरन है, मैं यहीं की निवासी हूँ और मैं हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ फॉरेंसिक ब्रांच में। और मैंने फॉरेंसिक अपना ग्रेजुएशन भी जो मेरा था वो सागर यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से था। मैंने ग्रेजुएशन अपना 3 साल वहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए अपने मास्टर्स इंदौर से श्री वैष्णव विद्यापीठ इंदौर से किया। वहाँ से भी मैंने अपना 2 साल का मास्टर्स कंप्लीट किया फॉरेंसिक बैकग्राउंड से ही, फॉरेंसिक साइंस से। फिर हमारा 6 महीने का इंटर्नशिप था कॉलेज में। फिर मैंने जैसे हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेरा जो था इंटरेस्ट हमेशा से, शुरू से ही, मेरे ग्रेजुएशन से ही मेरा डॉक्यूमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। तो मैंने इंटर्नशिप, जो कि हमारे गवर्नमेंट एक्सपर्ट थे HS टुटेजा जी, उनके अंदर मैंने 6 महीने का इंटर्नशिप किया। अच्छा। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पे ही। अच्छा। उसके जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मैंने बहुत सारे कोर्ट विजिट किए हैं। इंदौर के देवास के जो कोर्ट है, तो वहाँ का मैंने वहाँ कोर्ट विजिट किया। वहाँ मैंने लाइव केसेस देखे। खुद तो सर के अंडर रह के, टुटेजा सर के अंडर रह के असिस्ट किया है मैंने। लाइव केसेस देखे हैं, कुछ हैंडल किए हैं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। गोवा FSL गई मैं, वहाँ के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो ब्रांच, वहाँ भी मैंने अपने सारे जितने भी सैंपल हैं वगैरह, कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। मैंने देखा, मैंने सीखा। ऐसे धीरे धीरे करके 6 महीना मेरा वहाँ इंटर्नशिप हुआ तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। फिर मेरा कंप्लीट हो गया मास्टर वहाँ से 2 साल का और 6 महीने का इंटर्नशिप वो कंप्लीट हो गए। फिर मैं जब 2020 में मैंने पास आउट किया अपना, मेरा मास्टर्स 2020 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने 1.5 साल की ट्रेनिंग ली भोपाल में, जो कि अवधेश चंद्र नामदेव जी हैं मेरे गाइड। उन्होंने मुझे 1.5 साल मैंने उनके अंदर रह के पूरा डीपली सीखा कि कैसे हमें हैंडल करना है, किस तरह से जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आएंगे। ऐसा होता है कभी कभी कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सही ऐसे बहुत सही कंडीशन में हमें मिले। कभी क्या होता है, जैसे कि मेरा जो स्पेशलिस्ट है वो हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट में है। हैंडराइटिंग में हम देखें सारी चीज़ आ जाती हैं, सिग्नेचर्स, फोर्जरीज, बिल जो होते हैं, बैंक के चेक्स वगैरह में जो होते हैं, फिर उसमें एल्ट्रेशन, एडिशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब हमें देखना पड़ता है। उसके लिए हमें एक एक चीज़ को एग्जामिन करना पड़ता है। फिर हमारे फिंगरप्रिंट में क्या दिक्कत आती है, कभी कभी ऐसे मतलब इतने खराब कभी कभी फिंगरप्रिंट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि हमें एकदम एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। कभी कुछ किसी का अगर कोई चोट लगी उंगली में तो वो भी फिंगरप्रिंट में इंप्रेशन तो आएगा ही। तो उसको हमें एक उसके जो कैरेक्टर होते हैं फिंगरप्रिंट के बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, माइन्यूशिया पॉइंट्स हमें देखने पड़ते हैं, बाइफर्केशन होता है, उसमें कुछ देखना पड़ता है हमें कि कौन से पैटर्न फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स होते हैं, लूप है, वर्ल है, कॉम्पोजिट है, आर्चेस हैं, ये 4 उसके पैटर्न होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है। तो यही है। और हैंडराइटिंग में भी हमें एक कैरेक्टर देखना पड़ता है उनका कि किस तरह से उन्होंने लिखा है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का मेरे हिसाब से एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन कैरेक्टर। कभी हम किसी को एक जैसा नहीं हो सकता है। और सेम अप्लाई फिंगरप्रिंट में भी होता है। फिंगरप्रिंट भी कभी भी, इवन ट्विंस में भी जो होते हैं वो सेम फिंगरप्रिंट्स नहीं बन जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन है अगर पता करना है हमें कि एक ही इंसान का है कि नहीं। तो हैंडराइटिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि
का, उसका प्रेशर, उसका पेन पोजीशन, उसके शेडिंग, उसके ट्रेमर्स, हेजिटेशन मार्क्स। ये अभी रिसेंटली में मेरा एक केस आया था, अभी मैंने एक केस किया है रिसेंटली में सीधी से, उनका एक सुसाइड नोट था। अच्छा अच्छा। तो उसके बारे में डीपली भी ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, बट मैं ऐसे ओवरव्यू बता दे रही हूँ कि इसमें ऐसा था कि ऑलमोस्ट हमें ऐसा लगता है कि अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सेम हैंड राइटिंग, लेकिन यही तो है हमारे स्पेशलिस्ट में कि हमें यही तो फर्क बताता है एक नॉर्मल और एक एक्सपर्ट में, कि हमें उसी को तो देखना है कि वो अलग है कि सेम है। तो मैंने यही देखा उसमें, तो जो कंक्लूजन निकला वो यही था कि बिल्कुल डिफरेंट था। रीवा संभाग में 2 है जी, एक्सपर्ट, दो है ना? एक आप है, एक सतना में है, एक सतना में है। जी। महिलाओं में आप महिलाओं इकलौती में हैं? मैं पहली हूँ। आप पहली हैं, है ना? क्या जिम्मेदारियों का दबाव कितना है आप लोग के ऊपर? जिम्मेदारियों का दबाव है क्योंकि जो हम रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट के बेस पे किसी का जो केस है वो डिपेंड करता है। अब उसमें इनोसेंट है कि गिल्टी है, यही तो हमें प्रूफ करना है। बिल्कुल। तो हमारा इतना ये प्रेशर होता है, मैं बोल सकती हूँ कि हमसे कहीं इतनी सी भी चूक ना हो जाए कि सामने वाला जो बेगुनाह है उस पे किसी भी प्रकार का ऐसा हो कि वो गिल्टी करार पाए या गिल्टी साबित हो जाए। तो हम पे ये रहता है कि नहीं, हमारा जो रिपोर्ट होगा वो 100% होगा, उसमें एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसमें से मेरे तरफ से या किसी भी तरफ से एक भी पॉइंट हम अपनी तरफ से नहीं होता, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगा। जो मेरी फाइंडिंग होगी मैं वही हमारा रिपोर्ट बनता है। तो अच्छा, ये फिंगरप्रिंट और दस्तावेजों की जांच, सिग्नेचर का जो आप बता रही हैं, जी। तो इसका ये मतलब ये जानकारियां जुटाने में कौन सी तकनीक आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जी। मैनुअल, हाँ, पुरानी पद्धति की, अभी डिजिटली कुछ इसमें आया है? नहीं, दोनों होता है। देखिए अभी ज़्यादातर तो डिजिटली है, हमें जो भी जैसे कि हमें सैंपल जो भी हम एग्जीक्यूट उठाते हैं, जो भी हमें मिलते हैं, तो उनको हम ऐसे मैनुअली तो पहले हम सिर्फ एग्जामिन के लिए देखते हैं, लेकिन हमें डिजिटली का उपयोग करना पड़ता है। तो हम अपने क्या होता है, जो भी लैपटॉप है, लैपटॉप में अपने फ़ोन में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसको बिना कुछ भी छेड़खान किए हुए, बिना उसमें कोई चेंजेस किए हुए एज इट इज़ हम उसमें क्या करते हैं, उसको हर चीज़ से, जैसे कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें हम ट्रांसफ़र करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। फिर एक डिजिटल माइक्रोस्कोप है, उससे हम देखते हैं, जो कि 1000 मैग्नीफिसेंट पावर है उसका, उसमें हम देखते हैं कि जूम करके, क्योंकि जब हम जूम करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें जो भी प्रॉब्लम्स दिखते हैं वो दिख जाते हैं, जैसे ट्रीमर्स होंगे, हेजिटेशन मार्क्स होंगे, या फिंगरप्रिंट में एक एक कैरेक्टर जो है वो जो हम जूम करते हैं ना, तो वो पॉसिबल नहीं है मैनुअली, हमें डिजिटल का उपयोग करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात है सरीना जी, आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया है? शायद अभी आपने बताया भी है, प्रारंभिक शिक्षा का नहीं बताया, और लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये समाज और परिवार के लिए एक नई चीज हो गई। आदमी फिल्मों में, उपन्यासों में पढ़ता लिखता था, देखता था कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है ना? ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है कि आज मैं पहली बार किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ बैठा हूँ। आपने जब इसका प्रशिक्षण लेने की सोचा तो कोई पारिवारिक और सामाजिक दबाव आपके ऊपर आया हो, या आपको नर्वसनेस लगा हो कि ये मैं कैसे नई चीज कर रहा हूँ, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा जो स्कूलिंग था, मैंने यहाँ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ICSE बोर्ड से किया है। 12th तक मेरा सेंट जोसेफ, मेरी स्कूलिंग यही शुरू ये बैठन सिंगरौली से कॉन्वेंट स्कूल से। तो उसके बाद मेरा था कि अब आगे क्या करना है। तो ये था कि पहले तो नीट में निकलना था, तो डॉक्टर MBBS करना था। तो उसके लिए मैं भोपाल गई। तो ये होता है, लेकिन जहाँ आपकी किस्मत आपको ले जाती है, किस्मत हार्डवर्क दोनों हम बोल सकते हैं, कि जहाँ का लिखा होता है इंसान पहुँच जाता है। मैं गई भोपाल, मैंने कुछ दिन वहाँ रही, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी। एक इंसान को एक टाइम ऐसा लगता है गिव अप भी नहीं बोल सकते, ऐसा था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मेरी बहुत ऐसी हो गई थी कि MBBS के लिए मुझे मेरे घर वाले रशिया भी भेज रहे थे। अच्छा। लेकिन मेरा ये था कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करना था। फिर ये था कि अब करना क्या है। तो फिर मेरे भाई हैं,
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि शालू तुम ये एक नया सब्जेक्ट है फॉरेंसिक साइंस, जो उस टाइम बिल्कुल भी किसी को नहीं पता था, मुझे खुद को नहीं पता था। तो मैंने सर्च किया कि ये होता क्या है, फिर दैट टाइम आई नो कि अच्छा इसमें ऐसा ऐसा होता है, चलो बहुत इंटरेस्टिंग है। और लिटरली वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो जो हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे ना, तो हमें ये कहते थे कि बेटा तुम बिल्कुल बुक में मत जाना, अपने आसपास अवेयरनेस में हमेशा अवेयर रहो, आसपास देखो कि क्या हो रहा है, क्या उसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। तो मेरा ये था कि हाँ चलो फॉरेंसिक ले लेते हैं। उस टाइम तो ऐसा था कि चलो एक सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है, लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने ऐसे एडमिशन ले लिया, मैंने एंट्रेंस निकाला सागर यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ एंट्रेंस निकाला, फिर मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, फिर मैंने ऐसे कंटिन्यू किया, फिर ऐसा होता है धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। तो ये ऐसा था मेरा जी। और घर वालों से ऐसा कोई दबाव कभी नहीं था मेरे, हम हमेशा बस बहुत फ्रीडम मिला है कि आपको यू आर फ्री टू चूज, आपको जो चूज करना है अपने सब्जेक्ट, क्योंकि एट द एंड इट्स माय लाइफ और मेरा करियर में वो कैसे परसीव करना है वो मुझे पता है। आप लोग किन मानकों का पालन करते हैं कि आपका केस जो है, आपकी जांच जो है, जाहिर सी बात है कि पक्ष और विपक्ष न्यायालय में जब जाएंगे तो विपक्ष का जो वकील होगा विजय करेगा, तो किन मानकों का आप लोग पालन करते हैं कि आपका क्या केस न्यायालय में टिक सके? मेरा ये है कि मेरे को सच्चाई पे ही जाना है। देखिए सामने वाला जो प्रोसिक्यूटर लॉयर होगा, जो डिफेंस लॉयर होगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि मेरी रिपोर्ट ऐसी है कि हम बोल सकते हैं कि मैं बायस्ड हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब बायस इंसान तभी होगा जब इंसान को दोनों पार्टी से ऐसा कुछ होगा। मेरा क्या है, मेरे को एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना है, सामने वाले लॉयर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है दैट डजंट मैटर, मुझे अपनी रिपोर्ट पे खड़े रहना है। मैंने जो बनाया है आई विल स्टिक टू दैट, और उसके अलावा मैं नहीं जाऊंगी। मेरा जो रिपोर्ट है मैं उस पे ही रहूंगी, मैंने ये बनाया है, मेरा ये है। तो कठिनाइयाँ क्या आती हैं? कठिनाइयाँ ये आएंगी कि जैसे मैंने बनाया तो मैंने रिपोर्ट, अगर मेरे पास एक लॉयर आए हैं अपना केस लेके और अब मुझे नहीं पता कि सामने वाला ऑपोजिशन में कौन सा लॉयर है या क्या है, तो वो ऐसा होता है कोर्ट में वो ये बोल सकते हैं कि ये बायस है या ये मिली जुली है, इन्होंने इनके तरफ से रिपोर्ट बना दिया है। तो ऐसा होता है कि हमें उस चीज को क्लियर करने के लिए ये रहता है कि ठीक है, अगर आपको मेरे पर डाउट है तो आप मेरे सामने ही किसी दूसरे एक्सपर्ट को लाके मेरी रिपोर्ट को चैलेंज कर दें, तो इससे साफ हो जाएगा कि मैं मतलब बायस हूँ कि नहीं हूँ। इस कार्य में आपको अभी तक आपने कितने केस हैंडल किया है, और किसी केस में ऐसा लगा कि आपको प्रेशर का, दबाव का सामना करना पड़ा हो अभी ऐसा ताकि रिपोर्ट प्रभावित हो जाए? ऐसा फिलहाल तो मेरे साथ अभी नहीं हुआ है। मैंने अभी अभी मेरे को 7-6 महीने हो रहे हैं स्टार्ट किए, तो मेरे पास अभी 4 केसेस हैं। एक मैंने कंप्लीट करके उनको हैंडओवर कर दिया है, 3 मेरे पास पेंडिंग है, एक रीवा के, 2 ही रीवा के हैं, एक सीधी के हैं और एक ब्राह्मण के भी है। तो मैं ऐसे कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी ऐसे रिपोर्ट अपना ऐसे जमा होगा, अभी कोर्ट में पेशी होती है, फिर उनके अपना जो एविडेंसेस है, जो अपनी ओपिनियन देनी पड़ती है, वो सारी चीज़ मुझे देना है। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको मेरे तरफ से ही रिपोर्ट बनाना है, या ऐसे कोई कॉल्स आए हैं कि आप मेरे लिए रिपोर्ट बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी उम्र अभी बहुत कम है जी, है ना, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि लोग आते हो देखते हो कि अरे ये तो बच्ची है, छोटी सी है, क्या जांच करेगी, ऐसा परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? जी जी, बहुत हुआ है ऐसा। लोग पहले जो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो जब मैं रीवा, जब मेरा केस आया था, तो व्हेन आई विजिट रीवा, तो उन्होंने जो वहाँ के लॉयर थे उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप हैं? मैंने कहा जी। तो कहते हैं ओह आई थॉट यू आर मैरिड। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि अच्छा आप मैरिड हो नहीं हो। फिर जब मुझे देखा, अच्छा कॉल पे बात होती है तो उनको समझ नहीं आता है, तो जब पर्सनली ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा अच्छा आप तो बहुत छोटी हैं, आप तो हम लोग से बहुत। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो एज इतना मैटर नहीं करता, आप अपनी रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। किसी केस को हैंडल करने में क्या आपको लगता है कि पुलिस और न्यायालय का और आपकी टीम के बीच
कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस, लॉयर और जो भी क्लाइंट होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन की इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हम खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमें बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड सैंपल की ज़रूरत होती है जिसमें लॉयर या फिर कोई केस पुलिस के पास आई तो उनसे जो हमें मदद मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास बहुत पहले से सैंपल्स रहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं। क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट आता है तो उसको कंपेयर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड की जरूरत होती है और बिना स्टैंडर्ड के हम कैसे किस बेस पे कह देंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं, तो नहीं कह सकते हैं। तो ये है, तो इसलिए पुलिस की और इन सब की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा और उनका काम ही एक है, वो के काम करने का है। और ताकि हम जो भी सच्चाई है, जो भी सही है या क्या गलत है, वो हम इसको सबके सामने ला सकें। तो ये बहुत जरूरी है, हमारा रोल, दोनों का रोल इक्वली है। सरीना जी, एक मैं अपने तरफ से एक क्वेश्चन और करता हूँ। आप यूथ को, आने वाली जो पीढ़ी है समाज में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने संभाग में फॉरेंसिक साइंस के की ओर रुझान के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि फॉरेंसिक साइंस जो सब्जेक्ट है अभी भी हमारे सिंगरौली क्षेत्र में बहुत नया है, अभी भी लोगों को नहीं पता है। जब हम फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं तो अभी भी बच्चे बोलते हैं अच्छा ये क्या है, और उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है अच्छा CID, डॉक्टर सारपी, जस्ट लाइक जासूस। जस्ट लाइक जासूस। तो मैं चाहती हूँ उनको पता चले कि फॉरेंसिक क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसमें हम ये नहीं है कि देखिए साइंस सब्जेक्ट होता है ये साइंस, लेकिन ये अप्लाइड साइंस में आता है। इसमें सब कुछ हम पढ़ते हैं। इसमें हम फॉरेंसिक फिजिक्स भी पढ़ते हैं, फॉरेंसिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जूलॉजी भी पढ़ते हैं, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है, ये फील्ड अलग हो गया अपनी तरह से। अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये एक ऐसा है कि जो पहले नहीं था अब वो एक जस्टिस का हो गया कि हम इसके थ्रू जस्टिस मांग सकते हैं। तो ये एक साइंस है जिसमें जस्टिस भी इन्वॉल्व है। तो ये लोग, मैं चाहती हूँ कि अब ये लोग समझें। ये केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स ये सब जानते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस क्या है ये भी जाने। ये बहुत अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसको लोग समझें कि क्या है ये क्राइम, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम ऐसा अपना क्रिमिनोलॉजी में, क्राइम ब्रांच में भी जा सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ओवरऑल हर जगह जा सकते हो। आपको अगर टीचिंग में जाना है तो भी आप जा सकते हो, अगर आपको क्राइम ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो ये है कि हाँ ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आई थिंक हम सबको शुड गो फॉर इट। ये सब्जेक्ट नया है और अपने सिंगरौली में मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये सब्जेक्ट आए अपने कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो, ये सब्जेक्ट भी वो अडॉप्ट करें। थैंक यू। हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है ना, और आप महिला हैं। महिला होने के नाते आपके कार्य क्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? लड़कियों को हमेशा लोग थोड़ा सा लाइटली लेते हैं कि अच्छा ये तो महिला हैं, ये कहाँ हर जगह जा सकती हैं, कहाँ हर जगह कर सकती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि नहीं, लड़कियां हर चीज़ कर सकती हैं। लड़कियां मैं बोल सकती हूँ विमेन इज अ मल्टीटास्कर। बिल्कुल। लड़कियों की इतनी जिम्मेदारी होती है कि ना कि हम सिर्फ अपने प्रोफेशन, अपने पर्सनल लाइफ को भी लेके हमें चलना पड़ता है। हम ये नहीं कर सकते, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जो मेन हैं, जो हमारे समाज के जो पुरुष हैं वो नहीं करते, उन पे बहुत जिम्मेदारी होती है, उन पे भी घर की जिम्मेदारी, उन पे बहुत सारे ऐसे। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जो औरत होती हैं, जो महिला होती हैं, उन पे ज़्यादा होती है। उनको अपने घर को भी देखना होता है। वो नहीं बोल सकती कि मैं काम कर रही हूँ तो मैं घर का काम नहीं करूँगी। She have to take care of their kids, of their family, everything. तो उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़्यादा हैंडल भी कर सकती हैं क्योंकि ऊपर वाले ने उन्हें ऐसा क्रिएचर ही बनाया है कि वो मल्टीटास्कर हैं, वो हर चीज़ संभाल सकती हैं। तो आजकल लड़कियां तो आसमान में जा रही हैं, तो लड़कियों कहीं पीछे नहीं है। बिल्कुल करना चाहिए लड़कियों को आज की डेट पे
क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल देखिए, अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो आगे का जनरेशन भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं होता कि एक ताबू बन जाता है लोगों के लिए कि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो इगोइस्टिक होंगी, उनका ये होगा वो घर नहीं संभालेंगी, ऐसा नहीं है। पढ़ी लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, जो वेल एजुकेटेड होती हैं, वो जानती हैं हाउ टू मेंटेन, हाउ टू कैरी देयर जनरेशन, वो सब जानती हैं अपना उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उनको पता है। पढ़ी लिखी होती है तो और समझदारी से आगे करती हैं, हर चीज़ को, हर पहलू को अच्छे से देखती हैं। तो मेरे हिसाब से वुमेन को बिल्कुल पढ़ना चाहिए आज के डेट में। चलिए सरीना जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल रहे और आगे आप उत्तरोत्तर विकास करें समाज के लिए, क्षेत्र के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।